हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्प प्रश्नों को समझेंगे। इसके माध्यम से आपके पूरे अध्याय का रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां भी हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम अध्याय 9 के पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक आनुवंशिकता के नियमों की खोज से संबंधित है। हमें बताना है कि इन चारों वैज्ञानिकों में से किसने आनुवंशिकता के नियमों को खोजा। लीजिए, हमारे सामने एक हिंट आ रही है जो हमें सही उत्तर को चुनने में हमारी मदद करेगी। सर ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए। उनके कार्यों की महत्ता एवं नियमों का महत्व 20वीं शताब्दी के बाद में पहचाने गए और फिर उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर कई सारे प्रयोग किए और उन्होंने उनके आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया। उन्हें अपनी किताब में चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाया। उस वक्त उनके इन प्रयोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस वक्त सभी वैज्ञानिक जैव विकास के नियमों और डार्विन के नियमों पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब बाद में इनके नियमों पर ध्यान गया तो इनके मरने के बाद इनको सम्मान मिला और इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा। तो हमारा सही उत्तर हमें पता चल गया, आनुवांशिकता के नियमों की खोज की सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक? तो जिसने आनुवांशिकता के नियमों को खोजा वही कहलाएगा आनुवांशिकता का जनक। तो मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? मेंडल ने जब वो पादरी थे एक चर्च में, तब वहां पर उन्होंने एक पौधे का चयन किया अपने प्रयोगों के लिए। तो हमें बताना है कि उन्होंने किस पौधे को चुना। लीजिए, हिंट हमारी मदद करेगी। मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। यह पौधा एक उत्कृष्ट परीक्षण मॉडल था, क्योंकि इसमें कई विशेषताएं होने के अलावा यह स्वपरागण तथा परपरागण द्वारा निषेचित हो सकता था। इसमें प्रत्येक लक्षण के दो विपरीत रूप थे, जिनमें से एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना। तो मेंडल को मटर का पौधा बहुत पसंद आया, क्योंकि मटर के पौधे में विशेषताएं बहुत अच्छी थीं। वो आसानी से गमलों में और क्यारियों में लग जाता था। उसका जीवन चक्र बहुत छोटा था। साल के किसी भी मौसम में आप उसे लगा सकते थे। उस पर किए गए प्रयोगों के परिणाम बहुत शीघ्र निकल आते थे। उसमें वह द्विलिंगी फूल वाला था, तो स्वपरागण स्वतः उसमें हो जाता था। मटर के फूल को हम विपुंसन की क्रिया द्वारा एक लिंगी फूलों में बदलकर परपरागण करवा सकते थे। तो इस प्रकार और सब सर्वाधिक विपरीत लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन अपने प्रयोगों के लिए किया। तो हमारा सही उत्तर है, मेंडल ने किस पौधे को चुना अपने प्रयोगों के लिए? मटर, जिसे हम बॉटनिकल नेम में पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना? मटर में बहुत सारे विपरीत लक्षण थे, लेकिन मेंडल ने किन या कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए? तो इस हिंट में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी यहां बता रहा हूं। मेंडल, अगर आप गौर से देखें तो मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों को चुना और उन पर प्रयोग किए। उसमें से एक या पहला लक्षण था बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। ये 7 लक्षण उन्होंने चुने और हर लक्षण जोड़ीदार था। हर लक्षण में एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। ऊपर वाला प्रभावी था, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और नीचे वाले अप्रभावी या रेसेसिव थे। जैसे अगर मैं बात करूं पौधे की लंबाई, तो इसके 2 लक्षण थे, अधिक लंबा और बोना। अगर मैं बात करूं बीज का आकार, तो इसके भी 2 विपरीत लक्षण थे, गोल और झुर्रीदार। इसमें से गोल प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी था। तो इन 7 जोड़ी लक्षणों को मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो ये लीजिए हमारा सही उत्तर। अगला हमारा 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम मेंडल ने प्रस्तावित किया था? आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के 3 नियम दिए।
जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा नियम गलत है, वो मेंडल ने नहीं दिया। तो प्रभाविता का नियम दिया है, पृथक्करण का दूसरा नियम मेंडल ने दिया है, और स्वतंत्र अपव्यूह का तृतीय नियम भी मेंडल ने दिया है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का नियम मेंडल ने नहीं दिया। तो हमारे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर है मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता का नियम नहीं प्रतिपादित किया। चलिए छठा प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा नियम मेंडल ने प्रतिपादित या प्रस्तावित किया था? तो इन चारों में से एक आप ढूंढिए, इन तीन नियमों में से एक ही वह होगा और वो सही उत्तर कहलाएगा। प्राकृतिक वर्ण या जैव विकास नहीं, ये तो डार्विन ने दिया था। संयोजन नहीं, अपूर्ण प्रभाविता नहीं, तीसरा विकल्प स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल ने दिया है। तो मेंडल ने इन चारों में से कौन सा नियम दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सातवां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मटर के पौधे में एक संकर क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे व बोने पौधे का अनुपात क्या होता है? मेंडल ने एक संकर क्रॉस करवाया। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है मेंडल ने 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर मटर के पौधों के मध्य क्रॉस किया, या उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी 7 में से केवल एक लक्षण की वंशानुगतिकी का अध्ययन किया, तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस की प्रथम पीढ़ी में मेंडल का पहला नियम प्रस्तावित होता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर F1 पीढ़ी के पौधों में जब हम स्वनिषेचन या स्वपरागण होने देते हैं, तो F2 पीढ़ी में हमें 2 प्रकार के पौधे मिलते हैं, लंबे और बोने, जिनके मध्य फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। तो ये हिंट को आप पढ़ें, ये हिंट यही कह रही है जो मैंने आपको बोल के बताया। लीजिए हम चार्ट के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। यहां देखिए, यहां मेंडल ने केवल मटर के पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर प्रयोग किया है, केवल एक लक्षण, मटर के तने की लंबाई, इसलिए हमने इसे कहा एक संकर क्रॉस। F1 पीढ़ी में बनने वाले सारे पौधे संकर लंबे पौधे थे। यहां प्रभाविता का नियम लागू होता है। यहां देखिए कैपिटल T लंबे कारक को, जबकि स्मॉल t बोने कारक को दिखाता है। तो F1 पीढ़ी के पौधों में लंबे लक्षण को प्रदर्शित करने वाला कारक अर्थात जीन भी है, और बौने लक्षण को प्रदर्शित करने वाला कारक या जीन भी है, लेकिन बनने वाली सारी संतानें हैं लंबी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लंबा कारक बोने पर प्रभावी है। लेकिन जब इन पौधों में उन्होंने स्वपरागण होने दिया, स्वनिषेचन होने दिया, तो देखिए F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों में से 3 पौधे लंबे, जबकि एक पौधा बोना है। अर्थात F1 पीढ़ी में एक भी बोना पौधा नहीं मिला, लेकिन F2 पीढ़ी में हमें वापस एक अप्रभावी लक्षण वाला बोना पौधा मिला। अर्थात ये दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो गए। ये देखिए, बोना कारक अलग युग्मक में गया और उसने बोना लक्षण व्यक्त किया। इसी को हम मेंडल का द्वितीय नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि जब मेंडल ने एक संकर क्रॉस कराया, तो उसे F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी अर्थात लंबे और बोने पौधे के मध्य 3:1 में पौधे मिले, अर्थात 75% लंबे और 25% बोने। चलिए 8वां बहुविकल्प प्रश्न है, मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में बीजों के आकार और रंग का अनुपात क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें 2 लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ध्यान में रखा जाता है, या 2 लक्षणों की वंशानुगतिकी का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षण लिए थे, 7 में से किन्हीं 2 पर हम प्रयोग करें, किन्हीं 2 लक्षणों को लेकर मटर के मध्य संकरण करवाएं, 2 लक्षण को साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी देखें, तो उसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। क्या हुआ होगा इसमें? वही, जब 2 लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया, जब द्विसंकर क्रॉस करवाया, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे बने। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पौधों में फिर अपने आप स्वपरागण या स्वनिषेचन होने दिया, तो F2 पीढ़ी में हमें 4 प्रकार के पौधे मिले, जिनके मध्य अनुपात 9:3:3:1 था। यहां पर मेंडल का तीसरा नियम प्रस्तावित हुआ, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखिए, मैं चार्ट के माध्यम से और समझाता हूं आपको। ये देखिए, ये है
द्विसंकर क्रॉस की F2PD में बनने वाला चेकर बोर्ड। इस चेकर बोर्ड को देखें तो यहां पर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 जो पौधे बन रहे हैं इनमें गोल और पीला बीज लगेगा। ये जनक के समान लक्षण वाले पौधे हैं। तो पहला अनुपात हो गया हमारा 9। उसके बाद देखें, उसके बाद है यहां देखिए एक बन रहा है झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार हरा, ये देखिए हरे रंग का बीज है और सुगड़ा हुआ है, इसे कहते हैं झुर्रीदार हरा। ये पौधा भी जनक के समान है। तो 9 और 1 10 पौधे जनकों के समान बने। लेकिन यहां पर ये देखिए गोल हरा ये 3 और झुर्रीदार पीला ये 3, कुल मिला के ये जो 6 पौधे बने हैं ये जनकों से भिन्न या नए लक्षणों वाले पौधे हैं। ये पौधे पहले नहीं थे, जनकों में भी नहीं थे ये लक्षण, F1 पीढ़ी में भी नहीं थे, F2 पीढ़ी में अचानक ये नए लक्षण पौधों में देखने को मिले। ये बीच वाले 2 लक्षण ये जनकों के समान हैं 10 पौधे और 6 पौधे नए लक्षण वाले हैं 16 पौधे में से। तो नए लक्षण वाले पौधे क्यों बने? क्योंकि नए लक्षणों वाले या नए संयोजन वाले युग्मक बने। नए संयोजन वाले युग्मक कब बने? जब जीन्स या कारक एक दूसरे से अलग हो गए और उनके मध्य पुनः संयुग्मन की क्रिया हुई। तो यह है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों का अनुपात है 9:3:3:1। चलिए हम आ जाते हैं हमारे अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। नवा, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। लीजिए हिंट हमारे सामने आ गई है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अब देखिए इन चारों विकल्पों में क्या 46 संख्या लिखी हुई है? नहीं लिखी। तो आगे पढ़ते हैं। ये 46 गुणसूत्र 2-2 के जोड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और जो अंतिम 23वां जोड़ा है वो नर और मादा में अलग अलग आकार का होता है, इन्हें हम विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। और यही 23वां जोड़ा जन्म लेने वाली संतान के लिंग का निर्धारण करता है, इसे हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। लीजिए एक बहुत सुंदर सा चित्र आपके सामने आ गया है। यह बता रहा है मनुष्य की कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या। गिने आप, ये देखिए ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये हैं समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। ये कुल 22 जोड़ी अर्थात 44 हैं। और जो नीचे दिखाई दे रहा है 23वां जोड़ा, इसे हम कहते हैं हीट्रोसोम्स अर्थात विषमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। मादाओं में ये XX दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि नर में एक बड़ा और छोटा जिसे हम XY कहते हैं। तो अगर आप गिने तो इस प्रकार 23वें जोड़े के 2 गुणसूत्र कुल हो गए 46 गुणसूत्र। तो या तो यहां पर कहीं ना कहीं 46 लिखा हुआ मिलेगा, 46 नहीं तो आप देख रहे हैं कि गुणसूत्र जोड़े में मिल रहे हैं। तो 46 के अगर आप जोड़े बनाएंगे तो क्या आएगा? यस, 23 जोड़े। तो कुल 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्यों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा के एक जैसे और 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। चलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। अगला प्रश्न, मनुष्य के गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो वापस समझ लीजिए, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं इन्हें देहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि ये शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे शरीर का आकार, त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, चेहरे का नाक नक्श इत्यादि। लेकिन जो 23वां जोड़ा है यह लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात जन्म लेने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, इसका निर्धारण 23वें जोड़े गुणसूत्र पर मिलने वाले जीन्स के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार 22 जोड़ी को हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जबकि 23वें जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो लीजिए काफी कुछ जानकारियां आपको मिल गई, अतिरिक्त जानकारियां, और उत्तर आ गया लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है 23वां जोड़ा। प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्न है, मानव पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं?
हमें बताना है कि मानव का जो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र है वो किस प्रकार का होता है, उसे किस संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं। आप पहले से जानते हैं, यहां भी पुनः उसी बात को दोहराया जा रहा है। मानव के 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मादा में इस जोड़े के दोनों गुणसूत्र समान आकार के होते हैं, जिन्हें एक्स एक्स कहते हैं। नीचे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, मादा के 23वें जोड़े दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं, समान लंबाई के हैं। ये एक्स जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें हमने एक्स एक्स कहा। जबकि नर में गौर से देखें, दोनों जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग आकार के हैं, जिसमें से एक नर के मादा के एक्स जैसा है और एक आकार में छोटा है, जिसे वाई कहते हैं। तो हमारे सामने सही उत्तर आ गए। मानव पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई, एक बड़ा एक छोटा। जबकि अगले प्रश्न में पूछा गया है, मानव मादा में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो यहां पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है और आपको पता है कि मादा का 23वां जोड़ा एक जैसा होता है, जिन्हें हम एक्स एक्स द्वारा निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। चलिए बिना देरी किए हम हमारे अगले और 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आप जानते हैं, नर में एक्स और वाई दो गुणसूत्र होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इनमें से कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने का काम करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से वाई गुणसूत्र बिना किसी परिवर्तन के सीधे लड़कों में जाता है। अर्थात अगर वाई वाला गुणसूत्र अगर संतान में जा रहा है तो वह संतान लड़के के रूप में जन्म लेगी, और अगर वाई वाला लिंग गुणसूत्र जन्म लेने वाली संतान में नहीं जा रहा है तो जन्म लेने वाली संतान लड़की होगी। तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र ही करता है। लीजिए हम हिंट के माध्यम से समझाते हैं, बहुत ही अतिरिक्त जानकारियां आपके सामने हैं। वाई गुणसूत्र किसी भी स्तनधारी श्रेणी के जानवर, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, में लिंग की पहचान देने वाला एक गुणसूत्र है। साधारण तौर पर किसी भी पिता का यह इकलौता वाई गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के उसके पुत्रों में जाता है। वाई गुणसूत्र पर SRY जीन उपस्थित होता है। इस जीन के कारण एक ऐसा प्रोटीन बनता है जो वृषण के विकास को प्रेरित करता है और जन्म लेने वाली संतान लड़का हो जाती है। और अगर वाई गुणसूत्र संतान में ना जाए तो वृषण की बजाय उस संतान में अंडाशयों का निर्माण होता है और वह संतान लड़की में बदल जाती है। तो इस प्रकार अगर वाई गुणसूत्र संतान में जा रहा है तो SRY जीन के कारण उसमें नर जनन तंत्र विकसित होगा, और अगर वाई गुणसूत्र संतानों में नहीं जा रहा है तो उसमें मादा जनन तंत्र विकसित होगा। इस प्रकार वाई लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा उत्तर हो गया, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है वाई। चलिए 14 प्रश्न, वंशानुगति की कार्य की इकाई क्या होती है? वंशानुगति का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से संतानों में पहुंचाना। तो हमारे शरीर में, हमारी कोशिका के अंदर वह इकाई कौन सी है जो हमारे लक्षणों को हमारी आने वाली संतानों में पहुंचा देती है? तो गौर कीजिए, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारी होगी। ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित विशेष DNA खंड होते हैं। तो इस प्रकार मैं अगर बताऊं आपको तो ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक पर पाए जाते हैं गुणसूत्र और गुणसूत्र पर होता है जीन। यह एक विशेष DNA खंड होता है जिस पर लक्षण लिखे होते हैं। तो इस प्रकार लक्षणों को कौन पहुंचा रहा है? माता पिता से संतानों में गुणसूत्र पर मिलने वाले जीन्स पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार वंशानुगति की कार्यात्मक इकाई या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली क्रियात्मक इकाई है जीन। चलिए 15वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। 15वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के रिक्त स्थान प्रतिरूप होते हैं। हमसे पूछा गया है कि हर लक्षण के कितने जीन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैं और आपको बताऊंगा कि हमारी कोशिकाओं के अंदर हमने देखा है कि गुणसूत्र जोड़े में मिलते हैं।
गुणसूत्र दो दो के जोड़े में मिलते हैं, कुल 23 जोड़े। जोड़ेदार गुणसूत्र दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें सेंट्रोमियर की स्थिति, उनमें दोनों भुजाओं की लंबाई लगभग एक जैसी होती है। साथ ही साथ इन पर मिलने वाले जीन जो बिल्कुल आमने सामने हैं, ये एक ही लक्षण को व्यक्त करते हैं। तो चूंकि गुणसूत्र जोड़े में मिल रहे हैं, इसलिए उन पर मिलने वाले जीन्स भी जोड़े में मिलते हैं। और जोड़े वाले ये दोनों जीन्स एक ही लक्षण को व्यक्त करते हैं। इसमें से एक प्रभावी हो सकता है अर्थात डोमिनेंट, और दूसरा अप्रभावी या रेसेसिव हो सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक लक्षण को व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक जोड़ी जीन या कारक होते हैं। तो प्रत्येक लक्षण को व्यक्त करने वाले जीन कितने हुए? एक जोड़ी अर्थात 2। लीजिए, हिंट भी आपको कुछ बताएगी। हमसे कहा गया है मेंडल तथा आनुवंशिकता की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक लक्षण के जीन, अभी हम वर्तमान समय में लक्षणों को व्यक्त करने वाली इकाई को जीन कहते हैं, मेंडल ने उन्हें कारक नाम दिया था। तो प्रत्येक लक्षण को व्यक्त करने वाले जीन या कारक के 2 प्रतिरूप होते हैं, जिनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे मटर के पौधे की लंबाई को व्यक्त करने वाले 2 जीन होते हैं, ये लीजिए, इन्हें जोड़ीदार जीन कहते हैं, जिसमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो हमारे शरीर में हर लक्षण को व्यक्त करने वाला जीन जोड़ीदार है, जिसमें से एक प्रभावी है और एक अप्रभावी, अर्थात अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। चलिए, 16 प्रश्न है, किस जनन के समय जीवों में विभिन्नताओं की संभावनाएं अधिक होती हैं? आप जानते हैं कि प्रजनन 2 प्रकार का होता है। जनन की क्रिया जीव 2 प्रकार से कर सकता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक नहीं बनते, जबकि यहां हिंट में देखिए, लैंगिक जनन की क्रिया में जन्म लेने वाली संतानों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन की क्रिया में 2 विपरीत लिंग वाले जीव अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, तथा युग्मकों के निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है, जिससे नए संयोजन और नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसको मैं सरल रूप से आपको बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो शुक्राणु और अंडाणु जैसे युग्मक भाग लेते हैं। शुक्राणु नर से, जबकि अंडाणु मादा से आता है। तो आधे गुणसूत्र अर्थात 23, क्योंकि हमारे शुक्राणु हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, आधे गुणसूत्र मिलते हैं। अंडाणु भी अगुणित होता है, इसमें भी आधे गुणसूत्र होते हैं। तो आधे गुणसूत्र नर से आ रहे हैं, आधे गुणसूत्र मादा से आ रहे हैं, और जब ये शुक्राणु अंडाणु निषेचन करते हैं तो जो कोशिका बनती है, जो कोशिका बनेगी, उसमें वापस 23 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो हमने देखा जन्म लेने वाली संतान में आधे गुणसूत्र नर से आए हैं और आधे गुणसूत्र मादा से आए हैं, अर्थात आधे जीन नर के लक्षणों को व्यक्त करने वाले हैं, आधे जीन मादा के लक्षण को व्यक्त करने वाले हैं। तो जो संतान जन्म लेगी उसमें कुछ लक्षण उसके पिता के भी मिलेंगे और कुछ लक्षण माता के भी मिलेंगे। इस प्रकार नए लक्षण वाली संतान बन जाएगी। साथ ही साथ युग्मक निर्माण की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड खंडों के मध्य जीन विनिमय होता है, जीन की अदला बदली हो जाती है। इस प्रकार नए संयोजन वाले जीन और नए संयोजन वाली संतानें जन्म लेती हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। चलिए, अगला 17वां प्रश्न हमारे सामने है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? देख लीजिए, हिंट हमसे कह रही है लाल रुधिर कोशिकाओं अर्थात आरबीसी की सतह पर मिलने वाले एक प्रकार का प्रोटीन अर्थात प्रतिजन रक्त समूह का निर्धारण करता है। अगर आरबीसी के ऊपर प्रतिजन ए है तो रक्त समूह ए होगा, प्रतिजन बी है तो रक्त समूह बी होगा। अगर दोनों प्रतिजन आरबीसी की कोशिका भित्ति पर हैं, कोशिका झिल्ली पर हैं, तो रक्त समूह ए बी होगा, और नहीं है तो ओ होगा। इस प्रकार आरबीसी की सतह पर मिलने वाले एक विशेष प्रोटीन अर्थात प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव के रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा, जो है ए बी और ओ। इसमें से ए बी सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, ये किसी का भी रक्त ले सकता है, जबकि ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। और चित्र के माध्यम से आप समझिए, यहां पर देखो बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। ये देखिए, हमारी आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। आरबीसी की सतह या झिल्ली पर
एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे अपन प्रतिजन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है प्रतिजन, ए और बी। तो अगर ए प्रतिजन, ये देखिए, अगर आरबीसी की सतह पर है तो रक्त समूह ए बनेगा। अगर बी प्रतिजन आरबीसी की सतह पर है तो बी रक्त समूह बनेगा। और अगर ये दोनों प्रतिजन साथ साथ आरबीसी की सतह पर हैं, दिख रहे हैं आपको ये दोनों चीजें, तो रक्त समूह ए भी बनेगा। और अगर ये दोनों ही प्रतिजन आरबीसी की सतह पर नहीं है तो रक्त समूह ओ या जीरो बनेगा। तो इस प्रकार रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी के सतह पर मिलने वाले प्रतिजन के द्वारा किया जाता है और इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। चलिए 18वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? आनुवंशिक रोग अर्थात ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता से संतानों में चला जाता है। माता पिता में वो रोग है और जन्म लेने वाली संतान में भी वो रोग दिखता है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से संतानों में जा रहे हैं, बच्चों में जन्म से या जन्म के बाद किसी भी समय उनमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये रोग किसी रोगजनक से ना फैलकर, ये रोग किसी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ द्वारा नहीं फैलते। ये रोग किसी रोगजनक द्वारा न फैलकर जीन के द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं, फैलते हैं या अभिव्यक्त होते हैं। रोग कारक जीन के उपस्थित रहने पर इनके प्रभाव से रोग प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट होता है। कुछ उदाहरण हैं, चक्षु रोग, चक्षु यानी आंखों से जुड़े हुए रोग जैसे मायोपिया, मेट्रोपिया, ग्लूकोमा। चर्म रोग यानी त्वचा से संबंधित रोग। रक्त दोष जैसे हीमोफीलिया। वर्णांधता रोग है, वो आंखों से जुड़ा हुआ है। चयापचय रोग, चयापचय यानी उपापचय से जुड़ा हुआ रोग, और उपापचय से जुड़ा हुआ रोग है मधुमेह, शर्करा या डायबिटीज। तो डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसी रोगाणु के कारण नहीं होती, यह एक विशेष जीन के कारण होती है। और अगर माता पिता डायबिटिक हैं तो जन्म लेने वाली संतान के भी डायबिटिक होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार कई रोग हैं जो आनुवंशिक होते हैं, माता पिता से संतानों में प्रकट होते हैं, उन रोगों को ही हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। इन चारों को गौर से देखिए, कॉलेरा, टाइफाइड और मलेरिया, ये तो रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, जबकि डायबिटीज जीन द्वारा फैलता है। यह हुआ आनुवंशिक रोग। चलिए फुर्ती से हम आ गए हैं हमारे 19वें प्रश्न पर। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात माता पिता से संतानों में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? जो लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग तथा कई रोग, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। चलिए अगला है प्रश्न, आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है। हमें विज्ञान की उस शाखा का नाम बताना है, हमें उस विज्ञान का नाम बताना है जिसमें हम आनुवांशिक लक्षण, उनकी वंशानुगति आदि का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मेंडल्स के नियमों को पढ़ते हैं। तो आनुवांशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं, जिसके जनक मेंडल हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रयोग किए। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने वंशानुगति या आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ये नियम कुल 3 थे, पहला, दूसरा और तीसरा। वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता कहलाता है। जब आप एक संकर या द्विसंकर क्रॉस करेंगे तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। हमने देखा है कि हर लक्षण के 2 रूप होते हैं, 2 में से F1 पीढ़ी में केवल एक ही रूप या लक्षण दिखाई देता है, उसे हम प्रभावी कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे? जो दिखता है वह प्रभावी और जो नहीं दिखता वह अप्रभावी गुण कहलाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रिक्त स्थान लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है और इनमें से भी Y के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।